Hello everyone, welcome to Shri Ram's IS where we cover daily current affairs for you. This is your mentor Arzu Kakkar and in this session we'll be having a look over the important articles जो कि associated है from 8th of April 2023. As usual इस सेशन के अंदर आपको मेंस का क्वेश्चन मिलेगा, प्रीलिम्स के काफ़ी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड जिनको हम सॉल्व करने की नेक्स्ट डे मैं आपको पहले होमवर्क देती हूँ, फिर अगले दिन हम उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर आर्टिकल्स होते हैं वो पेपर 1, 2, 3, 4 यानी कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों को ध्यान में रखते हुए होते हैं, क्योंकि आप कभी भी प्रिपरेशन करो यूपीएससी की तो वो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होगी फिर मेंस की प्रिपरेशन होगी, दैट इज़ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो यही पर्पस है इस पर्टिकुलर सेशन का भी, राइट। तो 2022 में मतलब 2022 में यूपीएससी आस्क्ड क्वेश्चन, मैंने आपको होमवर्क दिया था, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे थे, तो अब इसके आंसर्स पहले देख लेते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से स्टेटमेंट्स फ्रेम करी थी, कितने डेप्थ तक जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको जाना चाहिए, वो सब यहाँ से समझ आएगा। क्वेश्चन पढ़ती हूँ फिर ये बातें बाद में भी आपको बताती रहूँगी। Why is there a great concern about the microbeads that are released into the environment? तो microbeads से associated ये सवाल है कि why there is a concern about the microbeads that are released in the environment? They are considered harmful to marine ecosystem. बहुत सिंपल सा है, जिनको microbeads पता हो वो बहुत easily ये क्वेश्चन लेके जा सकते हैं। They are considered to cause skin cancer in the children. They are small enough to be absorbed by crop plants in irrigated fields and they are often found to be used as food adulterants. तो यहाँ पर आई होप सबको पता है कि माइक्रोबीड्स क्या हैं। दे आर मैन्युफैक्चर्ड सॉलिड प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं ऑफ लेस देन 1 millimeter एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली दे आर मेड अप ऑफ पॉलीथाइलिन, बट yes they are used in extensive care products, toothpaste and majorly they are considered harmful to the marine ecosystem. They cause plastic particle water pollution and they pose threat to the environmental hazards for basically for aquatic animals in the fresh water, in the ocean water. So yes, they are considered harmful to the marine ecosystem. That is why answer is A. कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, इससे होगा क्या, वो मालूम होना चाहिए। ये आपको पता चला है इस क्वेश्चन से। फिर चलते हैं, एक ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन था, यूपीएससी ने 2020 और 2012 में पूछा कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं, आप बताना ये करेक्टरिस्टिक्स कौन से पर्टिकुलर स्टेट की हैं। अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान, मतलब चार देखो, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो यहाँ पर ये 4 स्टेट्स हैं। कौन सी स्टेट वो स्टेट है दैट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान, और वो स्टेट इट हैज़ ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर और over 12% of the forest cover constitutes the protected area network in this state. तो यहाँ पर ना पहली स्टेटमेंट से ही आप क्वेश्चन लेके जा सकते हो। ये होता है मैप प्रैक्टिस। मैं यहाँ पर मैप दिखा देती लेकिन आप खुद से मैप नहीं देखते। मेक श्योर कि आप प्लीज़ वो इंटरेस्ट खुद से अगर है तो मैप देखो। जब भी कोई चीज़ मैप में आप देखते हो तो आपको आसपास की और चीज़ें पता चलती हैं कि चलो ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजर रही है, इक्वेटर कहाँ से पास कर रहा है, कैप्रिकॉर्न, अब कैंसर कहाँ से गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप वो पूरी जब देखोगे तो आप स्टेट्स देखोगे और फिर आपको पता भी चलेगा। आपने एक स्टेट देखी, दूसरी स्टेट देखी, आसपास की बॉर्डरिंग स्टेट्स देखी, राइट। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट तभी आपको सॉल्व कर सकते हो जब आपको पता होगा मैप प्रैक्टिस का। तो आंसर ये पूरी की पूरी जो करेक्टरिस्टिक्स है अरुणाचल प्रदेश से मैच करती हैं, तो दैट इज व्हाई आंसर इज ए। क्वेश्चन का टाइप देखो किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड से। अब 2 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मैं आपके लिए दोनों स्टेटमेंट जो है वो पढ़ देती हूँ एंड लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि इट इज़ अ पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी स्टेटमेंट कहती है इट इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। IREDA has been awarded with the Mini Ratna status in 2015 by which ministry? Ministry of New and
रिन्यूएबल एनर्जी। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज, just a second. Yeah, it was established in 1987, dated 11th of March, right? तो ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है अंडर द कंपनीज एक्ट, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती हैं। आंसर इज सी। बेसिक सा सवाल था ये तो। गंगा रिवर डॉल्फिन से एसोसिएटेड क्वेश्चन है, रीजंस पे ही यूपीएससी ने सवाल पूछा है। 2014 में पूछा था कि अदर देन पोचिंग व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज गंगा रिवर डॉल्फिन। कोई भी स्पीशीज के बारे में पढ़ो, अगर उसका डिक्लाइन हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम ये कभी नहीं सीखते हैं कि रीजंस क्या हैं उसके, राइट। सो मेक श्योर कि आपको ये भी पता हो, अगर हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन की, हैबिटेट लॉस हो रहा है, सो व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर दैट, वो मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस ऑन द रिवर्स, येस इट लेड टू डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन द रिवर्स, क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन इंक्रीज होना इज नथिंग टू डू विद द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन। तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी गलत। तो लेट अस एलिमिनेट द सेकेंड वन एंड वी कम टू द आंसर कि तीनों बाकी स्टेटमेंट्स की गेटिंग ट्रैप्ड इन द फिशिंग नेट्स, यूजिंग ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चर केमिकल्स, ये भी एक रीज़न है। ये सब है, ये रीज़न था या नहीं, एक चीज़ कैच कर लेते हैं तो आंसर पे पहुंच जाते हैं एंड आंसर इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग मिली कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आपके आज के आर्टिकल्स पे जो हमें कवर करने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास एक लिस्ट है सामने एंड लेट्स हैव अ लुक ओवर कि हम क्या क्या आज कवर करेंगे। जीआई टैग फॉर लद्दाख वुड कार्विंग, तो हमने ना बहुत, मतलब मैं ये बोलूँगी कि जितने भी जीआई टैग्स हैं उनकी आप लिस्ट बनाते चलो, जो भी है न्यूज़ में है जीआई टैग जिस प्रोडक्ट को मिला, और यहाँ पर जो स्टेट स्पेसिफिक ओरिजिन, राइट। तो ऐसे लिस्ट बनाओगे ना तो आपके लिए बहुत आसान होगा बाद में रिवाइज करना। यहाँ से प्रीलिम से बहुत सही क्वेश्चन बनता है। और जीआई टैग के बारे में मैं बहुत बार हम इसको कवर कर चुके हैं, एक्ट कवर कर चुके हैं, और इट इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर, देन इट इज़ रीन्यूड, राइट। यूपीएससी देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी तो ना ऐसे एक मैच द फॉलोइंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर करके सवाल पूछ लेती है, और 3 प्रोडक्ट्स के नाम दे दिए, 2 प्रोडक्ट्स के नाम दे दिए, इनको जीआई टैग मिला हुआ है, कौन सी स्टेट से है, मैच द फॉलोइंग करके आंसर आ जाता है, राइट। तो मेक श्योर कि आप एक लिस्ट ज़रूर बना लें। तो इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में जानेंगे। न्यूज़ में क्यों है वो ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा क्योंकि न्यूज़ में है ना, इसलिए इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। पेपर 2 से यू कैन लिंक इट। 2 इनिशिएटिव्स हैं, एक स्टैंड अप इंडिया और एक बायोटेक किसान स्कीम। पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो। फिर हम मड आइलैंड के बारे में जानेंगे, न्यूज़ में है पेपर 3, एंड देन विल टॉक अबाउट प्रस्थान एक्सरसाइज जीएस पेपर 3 से। आई थिंक आपको एक ओवरलुक मिल गया है कि कैसे विल बी प्रोसीडिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। सो लेट्स बिगिन। जीआई टैग किसकी बात कर रहे हैं? जीआई टैग फॉर लद्दाख वुड कार्विंग। तो आप ये देख सकते हो, आपके सामने ये तस्वीर है, एंड रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग द प्रोडक्ट्स अंडर द जीआई एक्ट 1999। तो यहाँ से आपको पता चली गया है। और जीआई टैग देना क्या इंश्योर करता है? उस प्रोडक्ट की यूनिक आइडेंटिटी है, उसका जो ओरिजिन है वहाँ से, राइट। सो एंड अगर आप किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दे देते हो, इट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड और सोल्ड अंडर द सेम नेम बाय एनी अदर मैन्युफैक्चरर फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन। यहाँ पर लद्दाख वुड कार्विंग इज रिनोन्ड फॉर इट्स, आप देखो इंटीग्रेटेड डिजाइन्स और यूनिक पैटर्न्स हैं, देख रहे हो, बुद्धिस्ट थीम्स और मोटिव से ये इंस्पायर्ड हैं। एंड लोकल वुड जो है इट इज़ यूज, जो वहाँ की होती है, टू मेक दीज वुड कार्विंग्स, यहाँ फिर इसको यूज़ किया जाता है डेकोरेट करने में, डोर्स, विंडोज़, हाउस होल्ड आइटम्स। तो इसको अभी जीआई टैग मिला है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, इसी के साथ साथ क्यों ना बाकी भी कर ले जो न्यूज़ में है। तो खई के पान बनारस वाला बनारसी पान जो बहुत फेमस है, तो इट इज़ ग्रांटेड द जीआई टैग। और उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो रिलीजियस एंड टूरिस्ट सिटी काशी हैज़ एमर्ज एज ए जीआई हब। तो यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट्स के नाम हैं, दे हैव गॉट द जीआई टैग, राइट।
जैसे बनारसी लंगड़ा मैंगो, बनारसी पान, रामनगर भंटा, बेसिकली इट इज ब्रिंजल, वाइट बिग राउंड ब्रिंजल, एंड अदमचीनी राइस। तो बेसिकली ये जितने भी टैग्स हैं ये अभी रिसेंट मिले हुए हैं इन प्रोडक्ट्स को। दे बनारस वेरी फेमस, तो वहाँ से इनको जीआई टैग मिला है। तो अगर अब लिस्ट बनानी हो तो बना लीजिए। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अभी रिसेंटली बोला है इट विल नो लॉन्गर अलाउ फर्दर टू सपोर्ट लाइक सम ऑफ द न्यू कोल प्रोजेक्ट्स। ये न्यूज़ है, बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में जानना। इसको जानने के लिए पहले आपको कुछ सुनना पड़ेगा। प्लीज़ डू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वर्ल्ड बैंक सबने सुना है। वर्ल्ड बैंक इज़ अ ग्रुप ऑफ, और बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जब मैं बात करूँगी वर्ल्ड बैंक की भी बात करूँगी, वर्ल्ड बैंक इज़ अ कलेक्टिव नेम दैट इज़ गिवन। पहले दो चीज़ें हैं, एक है वर्ल्ड बैंक और एक है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, राइट। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इट इज़ अ सोर्स ऑफ असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसको? टू दी डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। तो यहाँ पर ना ये सबको पता है 1944 के अंदर थ्रू ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट इट वाज एस्टैब्लिश्ड। अब अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड बैंक की, तो IBRD और IDA, मैं यहाँ लिख देती हूँ, IBRD और IDA, इनकी फुल फॉर्म आप सबको पता ही है, जिनको नहीं पता बता देती हूँ, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, राइट। तो ये है IBRD और IDA इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। World Bank is a collective name for the IBRD and IDA. These two are of, basically there is a 5 list. So I'll tell you about that list. So IBRD, IDA, World Bank is a collective name that is given to IBRD, IDA. 2 of 5 international organizations that are owned by World Bank Group. क्या बात हो रही है? ये तो हो गया World Bank. वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ये दोनों तो आते ही हैं, रेस्ट 3 और हैं, दैट मेक्स वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट ऑर्गेनाइजेशंस। आई एम टेलिंग द नेम नाउ। एक तो IBRD जिसकी हमने बात कर ली, एक IDA जो बता दिया, थर्ड इज इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अभी हम बात करेंगे, कॉरपोरेशन सॉरी। फोर्थ इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एंड फिफ्थ इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये क्या करती है? इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड एसेट मैनेजमेंट टू प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट। ठीक है, बात समझ आ गई? अब ओवरऑल आपको एक ब्रीफ आइडिया हो चुका है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का। 1956 में इट वॉज फाउंडेड विद वॉशिंगटन DC एज इट हेडक्वार्टर। अगर पूछा जाए तो बता देना हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, और ये भी हमने कवर कर लिया है, दैट इट इज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। 5 मेंबर्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट इज इसका फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली इट इम्प्रूव्स द लाइफ ऑफ पीपल बाय गो फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द डेवलपिंग कंट्रीज। फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली इट हेल्प द कंट्रीज टू डेवलप देयर प्राइवेट सेक्टर, investing in the companies through loans, equity investment, debt securities, mobilizing capital, advising the business and further the government so as to encourage private investment. एक फैक्चुअल बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद में रखना है। पहला तो 2-3 बातें हैं। फर्स्ट इज इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। मैंने आपको बताया था ना, अभी 5 बताए थे, उनमें से 5th यही था, तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट। रही बात प्रेसिडेंट ऑफ IFC की, तो द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बेसिकली IFC। तो ये 2 बातें हैं जो आपको याद में रखनी थी, और ये आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो अब आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये हो गया IFC के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर 2018 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन को रीड ज़रूर करना। सोलर पावर प्रोडक्शन से एसोसिएटेड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो चाहो तो मैं बता भी सकती हूँ, मतलब पढ़ सकती हूँ आपके लिए। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर्स दैट आर यूज्ड इन फोटोवोल्टिक यूनिट्स, और सोलर पावर टेरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
ट्राई टू सॉल्व दिस, आंसर देना कमेंट सेक्शन में, फिर इसको कवर करेंगे, राइट। चलिए, The Western Zone Bench of National Green Tribunal has recently revoked the stay on demolition of 5 studios in the Mud Island. अब मड आइलैंड की बात हो रही है तो मड आइलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं, कहाँ पर है, कहाँ लोकेटेड है। इन द वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र। यहाँ पर अगर आप देखो तो इरांगल इज़ अ विलेज ऑन द मड आइलैंड, जो कि बहुत पॉपुलर फिल्मिंग लोकेशन भी है। यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल फिशिंग विलेजेस एंड फार्मलैंड। दे आर बाउंडेड बाय अरेबियन सी टू द वेस्ट, सबको पता है, एंड मलाड क्रीक टू द ईस्ट। सो मड हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फिशिंग विलेजेस टू देन बिकमिंग रेजिडेंशियल डेस्टिनेशन, हॉलीडे डेस्टिनेशन। इट हाउसेज एयरफोर्स एंड नेवल स्टेशंस ऑल्सो। मड फोर्ट भी है विच इज़ एन ओल्ड फोर्ट, एंड अ 16th century पोर्टुगीज चर्च जो है वो भी है वहाँ पर। इट इज़ इनहेबिटेड बाय कोलीज, मराठीज एंड रोमन कैथोलिक्स, राइट। ये हो गई मड आइलैंड के इंफॉर्मेशन। ट्रिब्यूनल्स के बारे में मैंने आपको बहुत इन डिटेल समझाया हुआ है, क्या होते हैं, व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर ट्रिब्यूनल। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करी थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स नहीं थे। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था वो बताना, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेड टू दी बेसिकली, जिसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन से ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया गया, तो वो ज़रा आप बताओगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, क्योंकि इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस ट्रिब्यूनल्स वर नॉट मेंशन्ड। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करी, उसके फंक्शंस की बात करी। अब यहाँ पर हमने उस टाइम मैंने आपको बहुत से ट्रिब्यूनल्स बताए थे। एनजीटी के बारे में भी हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। एक क्विक रिवीजन ले लो क्योंकि न्यूज़ में आ गया है। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट, एनजीटी एक्ट 2010। जो भी केसेस होते हैं रिगार्डिंग द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, सो NGT is there that goes for the effective disposal of these cases. It comprises of chairperson, judicial members and expert members. Tribunal is not bound by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure 1908. Tribunal is guided किससे? By the principles of नेचुरल जस्टिस। जो सिविल प्रोसीजर कोड है, इट इज़ ट्रिब्यूनल इज़ नॉट बाउंड बाय दैट, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल जो है इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, सबकी सुनी जाती है। और न्यू दिल्ली इज़ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल। और बाकी 4 प्लेसेस भी हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो ये हो गया एनजीटी के बारे में। और ये रहा आपका आज का एक सवाल। Describe the major outcomes of 26th session of Conference of Parties to the UNFCCC. What are the commitments made by India in this conference? तो 2021 में यूपीएससी ने पूछा था स्टेटमेंट लिख, क्वेश्चन बेसिकली जितना लिखने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसका आंसर ज़रूर लिखना। और फिर मैं चलती हूँ आपके एक प्रीलिम्स क्वेश्चन पे। 2018 में यूपीएससी ने पूछा ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है। बहुत सिंपल। तो इसका मतलब जब भी कोई इनिशिएटिव न्यूज़ में हो ना, तो आप ये ज़रूर देख लिया करो कि वो इनिशिएटिव लॉन्च आखिर किया किसने है। यह रही बात इसकी, तो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज़ अ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय। 4 ऑप्शंस हैं और आप आंसर दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है जी। चलिए, लेट्स हैव अ लुक ओवर द इनिशिएटिव स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव। Prime Minister recently acknowledged this initiative and the role that this initiative played in empowering the SC/ST communities और women empowerment में भी, राइट। तो आप इसको लिंक कर सकते हो GS पेपर 2 के साथ भी। तो let's have a look over this initiative। वुमेन एम्पावरमेंट में जब ऐसे लिखने को आते हैं तो भी आप वुमेन एम्पावरमेंट सेक्शन में ऐसे इनिशिएटिव्स का डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो। हमें यूजुअली प्रीलिम से भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये ऐसे विमेन एम्पावरमेंट है तो हमें लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अधिकतर कम होती है। बट मेक श्योर ये पता हो, स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुई। तो मतलब अभी इसको लगभग 7 साल पूरे हो चुके हैं स्कीम को। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। किस लिए किया? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप ग्रास रूट लेवल पे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को फोकस करते हुए, जॉब क्रिएशन को फोकस करते हुए जो हम चाहते हैं। तो इसीलिए हमने ये स्कीम लाया। अभी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 2025। इस स्कीम का पर्पस क्या है? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। तो लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड करे जाते हैं फॉर ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस। क्या होता है वो अभी बताऊंगी, राइट। तो यहाँ पर
जो लोन्स दिए जाते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग सेक्टर, एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, उन सब से बैंक जो लोन देता है तो वो अब आपको जानना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सी, ऑब्जेक्टिव स्कीम का क्लियर हो गया, दैट इज वेरी सिंपल, एंड टू बेसिकली गिव क्रेडिट, सो टू लेवरेज क्रेडिट स्ट्रक्चर टू रीच आउट, आप लोन देना चाह रहे हो सो दैट यू रीच आउट टू दी underserved sector of people like SC, ST, women entrepreneurs. तो यहाँ पर the objective of this scheme is to facilitate bank loans between 10 lakh to, you can see, 1 crore to at least, listen to carefully and it is written, to at least one SC, ST borrower, क्योंकि यही को तो हम टारगेट कर रहे हैं, and at least one women borrower per bank branch of the scheduled commercial banks for setting up of greenfield enterprises, right? तो जब मैं बात करती हूँ ग्रीन फील्ड की, इसका मतलब जो फर्स्ट टाइम वेंचर होता है, फ्रॉम स्क्रैच यू आर स्टार्टिंग एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एनी सेक्टर, राइट, लोन्स दिए जाएंगे। लोन्स के लिए एलिजिबल कैसे हो आप, तो ये भी पता होना चाहिए। SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, लोन्स जो होंगे इट इज ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज तो 51% शेयर होल्डिंग जो है, जो कंट्रोलिंग स्टेक है, दैट शुड बी ईदर बाय SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर, और बोरोअर शुड नॉट बी इन द डिफॉल्ट, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब रही बात इसकी परफॉर्मेंस की, अब स्कीम को इतना टाइम हो गया है, सो बैंक्स हैव सैंक्शन नियर अबाउट 26,000 करोड़ to the beneficiaries under this scheme, and it has benefited more than 93,000 women entrepreneurs, right? तो बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत काम भी कर रही है, इतना इसका सक्सेस रीच कर लिया है तो वी शुड नो अबाउट इट। एंड यहाँ पर जैसे सिडबी है, नाबार्ड है, दे आर डेजिग्नेटेड एज स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स ऑल्सो, राइट। चलिए अगला 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, एक 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, इनको पढ़ना ज़रूर और फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, फिर हम इसका आंसर जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर लेंगे, मतलब जो सेशन अभी होगा मंडे को। बायोटेक किसान स्कीम है। गवर्नमेंट सेड दैट ओवर 1,60,000 फार्मर्स हैव रिसीव्ड बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम इन द लास्ट 1 ईयर, राइट। तो अब ये स्कीम के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। मैं इस स्कीम का ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। ये स्कीम सबसे पहले तो लॉन्च करी गई बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वही मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका एम क्या है? इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड काउंसिल, to basically provide solutions to the farmers on the problems that are related to water, that are related to soil, right, that are related to seed, related to marketing। तो यहाँ पर काउंसलिंग होना, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, ये एम है। और साथ ही साथ ब्रिंग इनोवेशन इन द फार्मर्स, एम्पावर विमेन फार्मर्स, राइट। तो प्रोमोटिंग लीडरशिप इन बोथ द जेंडर्स, तो ये इसका एम है। पहले प्रॉब्लम को समझा ऑफ द लोकल फार्मर्स, फिर उसको लिंक किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ टू द फार्म, एंड देन गिविंग देम द साइंटिफिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? यही सब है, देख लो। फार्म सेंट्रिक स्कीम है, 2017 में लॉन्च करी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर। पैन इंडिया प्रोग्राम है, हब एंड स्पोक मॉडल से चलता है। हब एंड स्पोक मतलब फॉर एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये एक, जब देखा ही होगा ना, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर उसके ब्रांचेज हैं, राइट, ताकि आप उसको अच्छे से हर जगह कवर कर सको। जैसे एक मेंटर हो गया, राइट। तो दिस इज़ द वे हब एंड स्पोक मॉडल काम करता है। तो यहाँ पर भी यही है। और इस स्कीम का पर्पस क्या है? टू स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन द फार्मर्स, एम्पावर women farmers, identify and promote local farm leadership in both the genders, right। और यहाँ पर you will see किसान hubs have been established that are covering all the 15 agroclimatic zones and aspirational districts। इस स्कीम के अंदर farmers are provided counseling and demonstrations on like how to improve the seed, planting stock of vegetable, biofertilizers, irrigation, protected cultivation। तो वही जैसे मैंने बताया, प्रॉब्लम देखा, फिर उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन देखा और वो फार्मर्स को बताया। इम्प्रूव लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरिंग, हेल्थ मैनेजमेंट, ये सब बायोटेक किसान स्कीम के अंदर कवर्ड है।
Other than resistance to pest, which are the prospects, what are the prospects for which genetically engineered plants have been created? 2012 में ये क्वेश्चन था, 4 स्टेटमेंट्स रखी हुई हैं और आपको देना है इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है जी, चलिए let's have a look over the next question that is related to Prasthan exercise recently being conducted. इंडियन नेवी कंडक्ट कर रही है कहाँ पर? इन दी ऑफ शोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ मुंबई. तो देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, इट इज हेल्ड एवरी 6 months, राइट. अगर पूछ लिया जाए तो आप कह देना कि आपको पता है, मतलब यू नो इट, एक्चुअली यू नो इट, राइट. तो यहाँ हैव अ लुक ओवर इट. ये जो एक्सरसाइज है इट इज हेल्ड एवरी 6 months अंडर द एजेस ऑफ इंडियन नेवी. Participation of all the stakeholders in the maritime domain it involves. तो यहाँ पर it was conducted near to a great drill platform जो कि है like साउथ वेस्ट ऑफ मुंबई हार्बर के पास. इस एक्सरसाइज का एम क्या है? इस एक्सरसाइज का एम है जो भी प्रोसीजर्स को वैलिडेट करना so as to address the contingencies that may occur in the oil production platforms. इसको भी मैं भी और क्लियर करती हूँ आपको. इम्पॉर्टेंट है टू इंश्योर ऑफ शोर सिक्योरिटी एंड इंटीग्रेट, जो भी मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स के एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना. सो ये एक्सरसाइज बेसिकली इट सॉ एक्शन सो एज टू काउंटर दी कंटिजेंसीज लाइक फायर इन दी ऑयल प्लेटफॉर्म, और फिर ऑयल स्पिल हो जाता है इन दी एरिया, हेलीकॉप्टर एमरजेंसीज, हैजार्डियस गैस लीक हो जाए, मेडिकल इवैक्यूएशन ऑफ द प्लेटफॉर्म क्रू. सो दिस एक्सरसाइज सॉ ऑल दीज एक्शन सो एज टू काउंटर दीज थिंग्स. Number of ships and helicopters from Indian Navy, Air Force, Coast Guard, ONGC they are deployed for this exercise. और काफ़ी central civilian agencies, personnel from Maharashtra Police, Customs, Fisheries Department they are also participating in this exercise, right? अगर आप daily sessions और short videos देख रहे हो तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा. हमने कवर भी किया था, अगर आपको याद हो तो, रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में, और दैट रिसेंटली दे वर फाउंड नियर आंध्र प्रदेश, राइट. सो सवाल है, रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ कंसर्न ओवर द शॉर्ट सप्लाई ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स. वाई? और ये अगर आप ये स्टेटमेंट्स पढ़ो ना तो आपको खुद लगेगा कि हाँ हम ये सब कर चुके हैं. मैंने आपको बताया था विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दीज एलिमेंट्स, राइट. और क्या चाइना ने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस डाली ऑन दी एक्सपोर्ट? रेयर अर्थ मेटल्स आर एसेंशियल कि फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर दीज एलिमेंट्स अदर देन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली. दीज एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी कंट्री. तो ये आप बताओगे अब सेंस ऑफ ह्यूमर. और बाकी मतलब सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं. अगर वो क्वेश्चन आपने अच्छे से कवर किया है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये आप कैरी कर सकते हो. ट्राई टू सॉल्व दिस. आंसर ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर. एंड गाइज जो शॉर्ट वीडियोस होती है ना वो भी ध्यान से सुना करो. सिर्फ मतलब शॉर्ट वीडियोस हैं लाइक 4-5 मिनट 6 मिनट्स की होती है, लेकिन ऐसा कंटेंट होता है जो आपसे मतलब डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, राइट. सो दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. विल मीट यू ऑन मंडे विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर एवरीवन. गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग.